हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को, जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड कंपैरिजन। मीन्स तीनों सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को और उनके बीच में तुलना करेंगे हम। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10th बोर्ड में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे या समझेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चैप्टर को कवर कर लेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। एक्टिविटीज़ दैट मीन्स गतिविधियाँ, मीन्स जो अर्निंग के लिए या ऐसे भी कुछ न कुछ काम लोग करते हैं। तो जितने भी काम हैं जो एक ह्यूमन बींग्स कर सकता है, वो उन सब कामों को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, एक्टिविटीज़ मीन्स गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियों को देखते हैं तो हम इस कैटेगरी में उन सारे कामों को रखते हैं जो हम करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, है ना, जो हमें कुछ पैसा अर्न करता है, करने में मदद करता है। उन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे टीचिंग, फार्मिंग, जो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर जो हो गए, जो प्लीड करते हैं, या बहुत सारे अदर सेक्टर्स, इन सब को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। वहीं जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो इनमें हम उन सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिसके करने के पीछे कोई भी मॉनेटरी उद्देश्य नहीं होता है। मीन्स पैसा से रिलेटेड कोई भी मोटिव नहीं होता है हमारा कि हमको पैसा अर्न करना है। ये हम क्यों करते हैं? ये हम करते हैं लव के कारण, फीलिंग ऑफ लव के कारण, सिंपैथी के कारण, ह्यूमैनिटी, मानवता के कारण। हम इन सब चीज़ों के कारण हम जो काम हम करते हैं जिसके पीछे हम पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं, उन सबको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहते हैं। जैसे मदर्स हाउस वर्क, जो हमारी माँ हमारे घर में काम करती है, खाना पकाती है, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इसके एवज में आप माँ को कुछ नहीं देते हैं या हम नहीं देते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। चूँकि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब हम कैटेगराइज करते हैं, देखते हैं, तो ये 3 सेक्टर में हम बांटते हैं इसको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो जितने भी काम हैं अर्थव्यवस्था में, उन सारे कामों को इन्हीं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। अब पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जिसमें गुड्स तो प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? तो नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक संसाधन को का दोहन करके प्रोड्यूस होता है। और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। मीन्स यह जो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें आप किन किन कामों को रख सकते हैं? तो एग्रीकल्चर को, कृषि को, या उससे जुड़े हुए चीज़ों को। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ क्या हो सकता है? तो बागान हो सकता है, डेयरी हो सकता है, फिशिंग हो सकता है। ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स हैं। तो ये सारे वर्क्स जो है प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वहीं जब आप सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? वैसे सेक्टर जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाता है प्रोसेस करके। प्रोसेस करना मतलब उसमें वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू ऐड करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है ना। कहाँ किस तरीक़ा से बदला जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग करके। इसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इस सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, मैंने फैक्ट्रीज वगैरह इन सब को। जैसे गेहूँ उत्पादन किया गया किसान के द्वारा। गेहूँ को जब आप फ्लावर मिल में डालते हैं तो वो आटा बन जाता है, और आटा को फिर जब आप पार्ले जी कंपनी को सप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है। वो वैल्यू एडिशन मीन्स इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिलाया, जिसके कारण उसमें टेस्ट आया, फ्लेवर आया, और वो बिस्किट बिका। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री का रोल है ये सेकेंडरी सेक्टर का है, इस सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। आगे हम देखेंगे टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। टर्शियरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर 2, उसे हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो वो क्या है कि सेक्टर दैट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मैंने वैसा सेक्टर जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है, उसमें ग्रोथ लाने में मदद करता है, वैसे सेक्टर को हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टीचिंग हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसमें सेवा प्रदान किया जाता है। सर्विस मतलब ही होता है सेवा। पुलिसिंग वगैरह हो गया, इस समय सेवा प्रदान किया जा रहा है, और ये सब जो सेवा है ये मदद करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को ग्रो करने में।
जैसे बैंक है, बैंकर क्या करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड किया, इससे खेती करने में सहूलियत होती है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह को में लोन देने से क्या होता है, इंडस्ट्री वगैरह ऑपरेट अच्छे ढंग से हो पाता है। या जो इंजीनियर वगैरह हैं वो अपना सर्विस देते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। तो इन सब प्रकार से क्या होता है, ये जो टर्शियरी सेक्टर है सपोर्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं तीनों सेक्टर का, तो तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि एक जो सेक्टर है उसका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो गुड्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो वस्तु उत्पादित हो रहा है, वस्तु हो गया वो, और सर्विसेज मतलब सेवा, जो वस्तु और सेवा उत्पादित हो रहा है एक सेक्टर में, वो दूसरे सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे खेत में गेहूँ उत्पादित हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, यह गेहूँ फ्लावर मिल के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक सेक्टर का जो गुड्स एंड सर्विसेज है दूसरे सेक्टर में यूज हो रहा है। मतलब ये दोनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसलिए कहा गया है कि तीनों सेक्टर जो हैं एक दूसरे पे आश्रित हैं। अब हम जब गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मीन्स वही वस्तु, सर्विसेज मीन्स सेवा। इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं तो इसमें वो सारे गुड्स को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। मीन्स कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें फर्दर कोई भी प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग मीन्स वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सारे गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। जैसे जो पार्ले जी का बिस्किट है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। पार्ले जी के बिस्कुट में आप क्या वैल्यू एडिशन करिएगा, बिस्कुट बन चुका है, उसमें फ्लेवर, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया गया है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसका आगे प्रोसेसिंग किया जा सकता है, जिसमें आगे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, तो वैसे गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। नाम से ही इंटरमीडिएट लग रहा है, बीच का लग रहा है। जैसे जो आटा है, फ्लावर है, वो क्या है, उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह को मिला करके उसको प्रोसेस करके आप पार्ले जी बना सकते हैं। तो यहाँ जो फ्लावर हो गया, जो आटा हो गया, वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स है। और लेकिन पार्ले जी जो है वो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो इस प्रकार से हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, अब गुड्स को देखने के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, जीडीपी। ये क्या है, तो ये वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं तीनों सेक्टर में। तीनों सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, तीनों में मिला करके जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे किसी खास साल में, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है वही क्या है, जीडीपी है। जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स तीनों सेक्टर में जितना भी उत्पादन हुआ टोटल गिन के, उन सबको जब हम समअप करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तब जो वैल्यू हमको प्राप्त होता है किसी खास साल में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, उस साल का जीडीपी। नेक्स्ट, जीडीपी को हम एक दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यह फाइनल वैल्यू तो है ही गुड्स और सर्विसेज का, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स। और विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, मीन्स किसी भी देश का, अगर इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर के जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में, उनमें जितने भी उत्पादन हो रही है, उन सारे उत्पादन को आप जब जोड़ देते हैं किसी खास साल में, तो क्या होता है, जो वैल्यू आता है वही जीडीपी होता है। तो यहाँ ज्योग्राफिक बाउंड्री भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ ये नहीं होगा कि यहाँ का जो नागरिक है, कोई टाटा है, बिरला है, वो विदेश में जाकर फैक्ट्री चला रहा है, आप उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। ज्योग्राफिक बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, आपके देश के अंदर होना चाहिए। अब क्या है, जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इंडिकेटर मतलब जो सूचना देता है कि आपका इकोनॉमी कैसा वर्क कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो आपका अर्थव्यवस्था है वो अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, इसका इंडिकेटर कौन है, इसका इंडिकेटर यही जीडीपी है। जिस प्रकार आपके बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लाल कलर का इंडिकेटर होता है जो बताता है बिजली है या नहीं है, उसी प्रकार यह जीडीपी भी एक इंडिकेटर है। मोर द जीडीपी मोर बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जितना बड़ा आपके जीडीपी का संख्या होगा उतना ही बड़ा आपके देश का अर्थव्यवस्था भी होगा। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। किस प्रकार से हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं, जिससे हमको हर सेक्टर का प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है। या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से देखें तो वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही क्यों काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों नहीं काउंट किया जाता है। इसलिए कि थाउजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गोइंग अराउंड इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। तीनों सेक्टर में हज़ारों प्रकार के, हज़ारों किस्म के जो है ना आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, काम करते हैं लोग, अलग अलग प्रकार की पेशाएँ हैं।
और अलग अलग प्रकार के गुड्स जो हैं रॉ मटेरियल के रूप में, इंटरमीडिएट मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल या लगभग असंभव है कि हर एक का ध्यान रखा जा सके, हर एक स्तर पर ध्यान रखा जा सके या हर गतिविधि पर नज़र रखा जा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करते हैं। एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। फाइनल वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो इंटरमीडिएट गुड्स है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसलिए हम लोग जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर करते हैं। जीडीपी को कैलकुलेट करने के समय या कोई खास सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें हमको पता करना है कि कितना प्रोडक्शन चल रहा है, इसका जीडीपी क्या है, उसमें भी हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही को ही कंसीडर करते हैं या उसी को ही काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को एंड सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं। इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि हम देखेंगे कि एक किसान है, किसान प्रोड्यूस क्या करता है, व्हीट कर रहा है। उस व्हीट को वो बेच रहा है कहाँ, फ्लावर मिल में। फ्लावर मिल वाला क्या किया, उसको प्रोसेस्ड किया, मतलब उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, गेहूँ को पीस करके आटा बना दिया। अब इस आटे को क्या किया उसने, बिस्किट फैक्ट्री को, पार्ले जी को, बिस्किट कंपनी को बेच दिया। अब बिस्किट कंपनी क्या किया, उस आटे को फिर प्रोसेस किया, मीन्स उस आटे में कुछ वैल्यू एडिशन किया। क्या किया होगा भाई, तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलाया, फ्लेवर के लिए कुछ एलिमेंट मिलाया होगा, उसको फिर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किया होगा और उसको कंज्यूमर के पास बेचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पार्ले जी बिस्किट बन के निकला, जो शक्ति दे रहा है आपको, वो बिस्किट क्या है, फाइनल गुड है। वहीं जो ये आटा वगैरह है, ये सब क्या आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स आ गया। अभी अगर आप आटे को ऐड करना शुरू करेंगे तो फ्लावर मिल में भी ऐड करेंगे, यहाँ बिस्किट कंपनी में भी ऐड करेंगे, दो बार एक चीज़ ऐड हो जाएगा तो जीडीपी का वैल्यू गड़बड़ आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार सिर्फ बिस्किट को ही ऐड करते हैं जीडीपी में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीडीपी किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और क्यों केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंसीडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, और किस प्रकार के गुड्स को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, किस प्रकार के गुड्स को फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेज इन द थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स। इतिहास में क्या क्या बदलाव हुआ इन तीनों इकोनॉमिक सेक्टर्स में, मतलब पास्ट में। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर के 1972 तक प्राइमरी सेक्टर जो था बड़ा प्रोमिनेंट था, महत्वपूर्ण था भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्यों, क्योंकि इस प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था, सबसे ज़्यादा था, और यह रोज़गार भी सबसे ज़्यादा दे रहा था। लेकिन एज फार्मिंग मेथड इम्प्रूव्ड एंड सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, जैसे जैसे फार्मिंग मेथड जो कृषि करने का तौर तरीका था बदला, सुधरा, इम्प्रूव किया, तो फूड प्रोडक्शन जो था ना वो सरप्लस में जाने लगा, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, पीपल जो है अपनी एनर्जी को चैनलाइज किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर, मीन्स जो कैपिटल था या फोकस था वो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर लोग लगाना शुरू कर दिए। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाएं तो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे, तो पढ़ाई आपका इंप्रूव करेगा, मैथ पे ध्यान दीजिएगा, मैथ इंप्रूव करेगा, एसएसटी पे नहीं दीजिएगा, एसएसटी कमज़ोर हो जाएगा, फिर एसएसटी पे ध्यान दीजिएगा, एसएसटी इंप्रूव करेगा। वही क्या है, लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ, इंप्रूव किया। वेरी सून सेकेंडरी सेक्टर गेन प्रोमिनेंस, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, इंप्रूव कर गया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर तो आपका पहले ही से अच्छा हो गया था, अब सेकेंडरी सेक्टर भी अच्छा हो गया। अभी दोनों सेक्टर जब अच्छा हो गया तो क्या हुआ, सर्विस सेक्टर जो है वो रफ्तार पकड़ा। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रेड आता है, आईटी वगैरह आता है, आईटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आता है। अब आपका प्राइमरी भी अच्छा था, सेकेंडरी भी अच्छा हो गया, अब टर्शियरी भी अच्छा हो गया। अब इसका नतीजा क्या देखने को मिला आंकड़ों में, इन 2011 एंड 2011 में क्या हुआ, जीडीपी जो है कंट्रीब्यूशन, मैंने 12 में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था टर्शियरी सेक्टर का वह अप्रॉक्स 60% तक पहुंच गया। मींस इंडियन इकोनॉमी में 60% जीडीपी कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा था, अब टर्शियरी सेक्टर देने लगा, जो कि शुरुआती दौर में हम देखे थे कि किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन अब प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए टर्शियरी सेक्टर आगे आ गया। अब आगे क्या होता है, ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 74 टू 2014, मीन्स 1974 से लेके 2014 के बीच लगभग 40 साल का अंतराल है। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन जो था तीनों सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज हुआ, बट इट हैज़ इंक्रीज मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। प्रोडक्शन तो तीनों में बढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ा किस में, टर्शियरी सेक्टर में, मीन्स सर्विस सेक्टर में। इट हैज़ रिप्लेस्ड प्राइमरी सेक्टर्स इन द टर्म ऑफ जीडीपी। यह जो है प्राइमरी सेक्टर को क्या किया, पीछे छोड़ दिया जीडीपी के तौर पर, कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन किसका बढ़ गया, टर्शियरी का बढ़ गया, प्राइमरी का पीछे छूट गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। यह टर्शियरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत में। तो इसके पीछे कुछ तर्क हैं, कुछ रीजन्स हैं, उनको देखते हैं। पहला
इट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल लाइक बैंकिंग, हॉस्पिटल, ईटीसी। यह जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का काम ही है सेवा प्रोवाइड करना। तो लोगों को सेवा तो चाहिए, जैसे बैंकिंग की सेवा चाहिए है, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा वगैरह चाहिए, तो ये सब बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए स्वाभाविक है कि इसका तो बढ़ना ही है। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ईटीसी। जैसे ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ा तो कुछ सुविधाएं उसके साथ साथ बढ़ेंगी या कुछ ज़रूरतें उनके साथ बढ़ेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट का इन्हांसमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ट्रेड का इम्प्रूवमेंट होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ, खेती में प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाना है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है, रोड का ज़रूरी है। और जब प्रोडक्शन हुआ तो उसको बेचने की भी ज़रूरत है, तो व्यापार भी बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे सेक्टर जो इससे जुड़े हुए हैं वो इम्प्रूव करना शुरू किए, और वो सर्विस सेक्टर थे, तो सर्विस सेक्टर इसलिए भी ग्रो किया। उसके बाद क्या हम देखेंगे कि विथ इंक्रीज इन इनकम पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज लाइक टूरिज़्म, शॉपिंग। अब लोगों चूँकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों इंप्रूव कर रहा है, तो लोगों के जेब में पैसे हैं, अब पैसे हैं तो खर्च करेंगे। तो खर्च कहाँ करेंगे? तो घूमने फिरने में खर्च करेंगे, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, ये सब करेंगे। तो इस प्रकार से सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम एसेंशियल। अब नए नए सर्विस भी होगा, चूँकि अब लोग दूर जा रहा है तो लोग मोबाइल रखेगा, बेसिक फ़ोन रखेगा, इंटरनेट वगैरह चलाएगा, टेलीविज़न देखेगा, ये सब देखेगा। तो नया नया जो है चीज़ है, सर्विसेज है, वो शुरू हो गया। अब ये सारे चीज़ किस में आते हैं? ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब कह रहा है वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ज़्यादातर लोग कहाँ रोज़गार पाते हैं, किस सेक्टर में? तो ज़्यादातर लोग, लगभग आधी आबादी जो देश की है, वो प्राइमरी सेक्टर में अपना रोज़गार पाती है, जो कि खेती है लगभग। और लेकिन प्राइमरी सेक्टर क्या है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 1/4 से भी कम है, मीन्स बहुत कम है। प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन आयरोनिकल क्या है, विरोधाभास क्या है कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है। वहीं सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वह प्रोड्यूस करता है 4/5, मीन्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉय कर रहा है बहुत ही कम लोगों को, आधा से भी कम आबादी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है यह। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप बिना जानकार लोग के, बिना जिसके पास कोई हुनर नहीं है, उसको आप ट्रैक्टर दे दिए चलाने के लिए, उल्टा देगा, या आप उसको फैक्ट्री ऑपरेट करने के लिए दिए, मशीनरी को ख़राब कर देगा। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, उतना ज़्यादा टेक्निकल स्किल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को एकोमोडेट कर लिया जाता है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि सेक्टर में, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट टर्म आता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? यह एक सिचुएशन, अवस्था है जिसमें पर्सन, कोई भी व्यक्ति काम खोजता है बड़ा इच्छा से, और लेकिन उसको काम मिल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। मीन्स काम खोज रहा है एक्टिवली, लेकिन काम उसको मिल नहीं रहा है, तो इसको हम इस कंडीशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। अब बेरोजगारी का भी कुछ प्रकार है। पहला है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ ज़्यादा लोग इंगेज हैं एक काम को करने के लिए, जितना का ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वॉल्व हैं उस काम करने में। इवन इफ़ यू टर्न पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब इतना ज़्यादा लोग लगा हुआ है कि वहाँ से आप कुछ लोगों को हटा भी देते हैं तो प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आना है। जैसे कि 1 एकड़ का प्लॉट है, उस प्लॉट में खेती किया जा रहा है, 25 लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं, ज़रूरत 20 का ही है, लेकिन फिर भी आप 25 को उसमें लगाए हुए हैं। अब आप इसमें से 5 को हटा भी देंगे तो क्या प्रोडक्शन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? मौसमी बेरोजगारी जो है, यह एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, किसी खास पीरियड में, किसी खास टाइम में, किसी खास मौसम में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय वर्कर्स का डिमांड घट जाता है। तो इस प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एग्रीकल्चर में बेसिकली देखा जाता है ना। पूछेगा भी कि किस सेक्टर में देखने को मिलता है, तो एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए अगर गेहूँ बोने का समय है, उस समय तो रोज़गार मिल गया, लेकिन फिर जब गेहूँ तैयार हो रहा है, फसल तैयार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उस समय तो उसका कोई काम नहीं है वर्कर का, उस समय वर्कर बेचारा बेरोजगार हो जाता है। फिर जब कटाई का समय है, उस समय आएगा, लेकिन फिर कटाई हो गया, उसके बाद जब नया फसल लगाना है, उस बीच में फिर वो बेरोजगार है। तो इसलिए इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है और एग्रीकल्चर में मोस्ट प्रोमिनेंट है यह। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक,
तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब बेरोजगारी तो देख लिए भाई, अभी बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, किस प्रकार से ज़्यादा रोजगार को उत्पन्न किया जाए। तो इसका दो तरीका है, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में हम क्या देखेंगे, सरकार की तरफ से कदम उठाया जाता है कि इमीडिएटली जो है रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। तो सरकार क्या की, ये कानून बनाई राइट टू वर्क। इस राइट टू वर्क के तहत क्या हुआ, मनरेगा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 625 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत के, मीन्स 625 जिलों में भारत के लॉन्च किया गया मनरेगा को। मनरेगा एक कानून लाया गया, कानून के तहत 2005 में। अब इस मनरेगा में, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, रूरल माने ग्रामीण क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान है इस प्रोग्राम का। और इसके तहत क्या क्या बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में यह वे सारे लोग जो काम करने में सक्षम हैं और काम करना चाह रहे हैं, उनको गारंटीड मीन्स निश्चित 100 दिनों का काम देगा 1 साल में। कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। दूसरा, इफ़ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार काम नहीं दे पा रही है तो सरकार उसको बेरोजगारी अलाउंस देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। एक प्रकार का कंपनसेशन है, देगी। अगर आप वो फेल कर गया तो वो देगा, नहीं तो बेचारा कहाँ से खाएगा। तो ये मुख्य बिंदु है किसका, मनरेगा का। अब ये तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम था कि रोज़गार कैसे प्रोवाइड कर दिया जाए किसी को, लेकिन लॉन्ग टर्म ये तो उपाय नहीं है, परमानेंट उपाय नहीं है। तो कुछ बेसिक उपाय भी शुरू करना होगा। तो क्या किया गया, पहला, बाय प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। आप सस्ते दरों पर किसानों को ऋण प्रोवाइड करिए ताकि खेती की तरफ रुझान बढ़े लोगों का। इससे क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को काम पर रखेंगे, वर्कर्स को। बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। जो सेमी रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, बाज़ार वगैरह टाइप के होते हैं, वहाँ पर आप इंडस्ट्री और सर्विसेज लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा। बाई ओपनिंग मोर स्कूल्स, कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स। चूँकि भारत में बेरोजगारी भी, अशिक्षा बहुत है, स्वास्थ्य का सुविधा खराब है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की बहाली करके, नर्सेस की बहाली करके, टीचर्स की बहाली करके आप रोजगार सृजन कर सकते हैं। इससे लोगों के जीवन शैली में भी, ज्ञान में भी वृद्धि होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। बाई प्रोमोटिंग टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट फैसिलिटीज एंड न्यू सर्विसेज लाइक IT। आप टूरिज्म मीन्स घूमने फिरने वाला व्यवस्था को आप बढ़ा सकते हैं। रीजनल क्राफ्ट, हर जगह कुछ ना कुछ फेमस होता है, जैसे बनारस का सिल्क फेमस है, अलग अलग जगह कानपुर में लेदर वगैरह की चीज़ फेमस है, वहाँ पर आप उस टाइप के फैक्ट्री को या क्राफ्ट फैसिलिटीज़ को शुरू करके रोज़गार बढ़ा सकते हैं स्थानीय स्तर पर। बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, है ना, कृषि से संबंधित सुविधाओं को बढ़ा करके, जैसे सब्सिडी दे करके, इरिगेशन सुविधा दे करके, डैम का निर्माण करके आप खेती की तरफ रुझान लोगों का जगा सकते हैं, किसानों का जगा सकते हैं। इससे भी रोज़गार बढ़ेगा। बाय प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़ मीन्स गोडाउन वगैरह का निर्माण करके आप जो है किसानों को का रुझान बढ़ा सकते हैं। खेती में क्या होता है, किसानों के पास गोडाउन स्टोर करने के लिए नहीं है, तो उनको प्रोडक्शन किए और सस्ते दरों पर ही अपने फसल को बेच देते हैं, और पैसे वाले लोग उसको जमा करके महंगे समय पर, जब रेट महंगा होता है उस समय बेचते हैं, जिससे किसानों को घाटा लगता है। तो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करके भी किसानों का रुझान उधर बढ़ाया जा सकता है, इससे रोज़गार बढ़ेगा। बाय इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़ा के भी आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। चैलेंजेस बिफोर फार्मिंग सेक्टर। अब फार्मिंग सेक्टर में क्या क्या चैलेंज है, चुनौतियाँ क्या है उस फार्मिंग सेक्टर के सामने, कृषि के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो पहला, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों ने देखा है कि जिस समय बेरोजगार हो जाते हैं, मौसमी बेरोजगारी है, उस समय लोग क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह होना चाहिए, जहाँ पर वे बेरोजगार मजदूर उस समय काम कर सकें। डेट बर्डन माने ऋण के बोझ में दब जाते हैं, है ना। बहुत सारे अनइंस्टीट्यूशनलाइज आपको कर्ज देने वाले लोग हैं, सेठ साहूकार गाँव में, जो महंगे दर पर कर्ज देते हैं। इसके में क्या होता है, किसान उस कर्ज के दलदल में फंस जाता है। अनइरिगेटेड लैंड, बहुत सारा ज़मीन जो है सिंचाई वहाँ पे नहीं हुई है, जिसके कारण वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनमें कमी है, जैसे रोड, डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, है ना। तो इसको दुरुस्त करके भी ये सब भी जो है चुनौतियाँ हैं कहाँ, कृषि के सामने। पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो नहीं है। तो ये था जो चुनौतियाँ थीं किसके सामने, फार्मिंग सेक्टर के सामने। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सेक्टर में को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रूप में भी। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक और नाम है फॉर्मल सेक्टर। इसमें क्या होता है, यह रेफ़र करता है वैसे सारे इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को, इंटरप्राइजेज को या प्लेसेस ऑफ वर्क को, जो ऑपरेट होते हैं, जो चलते हैं नियम कानून से, फ्रेमवर्क ऑफ लॉ से, मीन्स नियम कानून से, कायदा से चलते हैं। एंड आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। टाइम टाइम पर उनका निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है कि नियम कानून, कायदा कानून फॉलो किया जा रहा है या नहीं। दीज आर यूजुअली लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड,
ये जनरली इस प्रकार के फैक्ट्री वगैरह इंटरप्राइजेज बड़े होते हैं, कैपिटल के आधार पर भी बड़े एरिया में भी फैले होते हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड अच्छे ढंग से उनका निर्माण होता है और एंड हैव ए वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं, उनका एक हायरार्कियल ऑर्डर होता है कि ये सुपरवाइजर है, ये फलाना है, एक ढंग से मैनेज किया जाता है, रजिस्टर वगैरह ये सब मेंटेन किया जाता है। कहाँ? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही एक नाम है फॉर्मल सेक्टर। वहीं दूसरा हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? यह रेफर करता है वैसे इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज को, इंटरप्राइजेज को या प्लेस ऑफ वर्क को जो इनफॉर्मली ऑपरेट होते हैं। इनफॉर्मली माने बिना कोई कायदा कानून के, नियम निष्ठा के, बिना नियम निष्ठा के ही और ये चलते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। दीज आर यूजुअली स्मॉल, छोटे होते हैं, मे नॉट हैव ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर वही पोस्ट वगैरह, हायरार्की वगैरह क्रिएट किया जाए, रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया जाए, ये सब यहाँ नहीं होता है। अब जब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे तो कुछ मुख्य बिंदु हैं। ऑर्गेनाइज्ड है और एक तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज में क्या है? फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है, काम करने का घंटा फिक्स होता है। वहीं यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ओवर टाइम घटाया जाता है। यहाँ पर मिनिमम वेज क्या है? फिक्स है। कहाँ? ऑर्गेनाइज में। यहाँ पर मिनिमम वेज से भी कम पैसा मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, आपको सीधे हटाया नहीं जाएगा, रीजन के साथ हटाया जाएगा। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है? नॉट सिक्योर्ड, आपका जॉब सिक्योर नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, मीन्स हजार्ड वगैरह के समय में सेफ्टी मेजर्स यूज किए जाते हैं और होते भी हैं, पानी वगैरह का व्यवस्था होता है। यहाँ पर ये सब चीज़ अप टू मार्क नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं वर्कर्स को। यहाँ पर इस टाइप की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो ये था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि वाई डू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड्स प्रोटेक्शन। जो भी वर्कर हैं, कारीगर हैं, काम करने वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए है कि जॉब इज नॉट सिक्योर, उनका जो काम है वह सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है। वर्कर्स गेट नो अदर बेनिफिट्स, कोई भी दूसरा प्रकार का बेनिफिट उनको नहीं मिलता है वेज के अलावा, जैसे मेडिकल, पेड लीव वगैरह नहीं मिलता है, पीएफ माने प्रोविडेंट फंड, ये सब नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है? वर्कर्स आर नॉट पेड ए फेयर वेज, उन्हें सही ढंग का माने दैनिक मजदूरी नहीं मिलता है, कम मिलता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपर्ली, जो सरकारी नियम कानून है, कायदे कानून है, जो लेबर के लिए हैं, वर्कर के लिए हैं, वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। कहाँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है या करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या सरकार कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है? हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, ये गवर्नमेंट का काम है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो छोटे छोटे किसानों वगैरह के यहाँ काम करते हैं। तो सरकार यहाँ क्या कर सकती है? फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो एडुकेट फैसिलिटीज़ दे करके, मतलब जो ज़रूरी की चीज़ हैं उनको टाइमली दे करके, फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, जैसे उनको टाइमली सीड्स प्रोवाइड किया जा सकता है। वैसे छोटे किसानों को उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है। उनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स जैसे डीजल अनुदान हो गया, ये सब दिया जा सकता है, ताकि पानी वगैरह, ये सब बिजली अनुदान दिया जा सकता है ताकि पानी वगैरह सही समय पर फसल में पटाया जा सके, जिससे क्या हो कि उनके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका काम सिक्योर रहे, कम से कम कुछ दिनों का काम तो ज़रूर ही मिले। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में सरकार जो है वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकती है। वहीं शहरी क्षेत्र में हम कैसे कर सकती है सरकार? तो देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार वहाँ क्या कर सकती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकती है। कैसे? तो सपोर्ट करके बाय प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स, उनमें जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उसको टाइमली दे करके, उनको प्रोवाइड करके, और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका मार्केटिंग करके भी सरकार क्या कर सकती है? उन छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़िंदा रख सकती है और इसमें जुड़े हुए जो भी वर्कर्स हैं वो उनको उनका काम बचा सकती है, उनके वर्क को, उनके जॉब के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है सरकार इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सरकार जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकती है या करती है। अब आगे हम देखेंगे जब ये इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं उनको हम इकोनॉमी में फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। क्या चीज़ के आधार पे? तो ओनरशिप के आधार पे। तो हम देखेंगे कि दो होते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या है? वैसा सेक्टर है जहाँ पर जो ओनरशिप होता है, मालिकाना अधिकार होता है, किसका? संपत्ति का, वहाँ जो एसेट्स वगैरह हैं उनका, या डिसीजन मेकिंग का, वो एक
व्यक्ति के पास हो सकता है या ग्रुप ऑफ व्यक्ति के पास हो सकता है। इसका उदाहरण क्या है, आपको रिलायंस, टाटा ये सब देखने को मिलेगा। वहीं पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर वैसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, मीन्स गवर्नमेंट उस पर, गवर्नमेंट का मालिकाना अधिकार होता है उस पर, और जो भी संपत्ति वगैरह है वो सारी सरकार की होती है। जैसे ओएनजीसी, रेलवेज इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब आप डिफरेंस देखेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, तो पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। वहीं प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। पब्लिक सेक्टर कंट्रोल और मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। यहीं प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है। पब्लिक सेक्टर में आप देखिएगा तो यहाँ पर जॉब सिक्योर है, यहाँ पर जॉब सिक्योर नहीं है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे हेल्थ, फूड, एजुकेशन, मतलब सरकारी विद्यालय वगैरह चलाना, सरकारी अस्पताल चलाना, मेडिसिन वगैरह चलाना, तो ये सब पब्लिक सेक्टर का काम है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जो आसानी से लोग खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, सस्ता होता है ना, इसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर वो करते हैं। पब्लिक सेक्टर में फ़िक्स वेज होता है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलता है, जैसे मेडिकल वगैरह का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ना वेज फिक्स है और ना ही बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ये था बेसिक डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। तो ये रहा चैप्टर हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे जो 10th बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। बोला है कि एक्सप्लेन करिए कि किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर जो है वह कंट्रीब्यूट करता है देश के आर्थिक विकास में। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि यह वेलफेयर स्कीम्स को रन कराता है पब्लिक सेक्टर, जिससे लोगों की भलाई होती है, तो यह भी एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा क्या है, यह सिक्योर जॉब प्रोवाइड करता है लोगों को। तीसरा चीज़ हम क्या देखे हैं कि और भी टाइप की चीज़ अभी हम पीछे जस्ट लास्ट पेज पे देखे हैं, तो ये आप उन सब चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वाई इज मनरेगा ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। मनरेगा को राइट टू वर्क क्यों कहा जाता है और इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को आप क्लियर करिए। तो मनरेगा को राइट टू वर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि गारंटीड 100 डे जॉब प्रोवाइड करती है 1 साल में। दूसरा क्या है, इसके उद्देश्य 2 पॉइंट में हम लोगों ने देखा है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, दी प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है केवल कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, यह अदर सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। एग्जांपल का यूज करके आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एग्जांपल दिया गया है, आप बुक को देख करके इसको लिख सकते हैं और इसको समझाया भी गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट को। व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करने में, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्सप्लेन एनी 3 वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट को दूर करने का कोई 3 तरीका बताइए, इसको भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन की, क्लासीफाई द इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के आधार पर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स को। और कह रहा है इनके मेन फीचर को बताइए, तो हमको पता ही इनका मेन फीचर क्या है। तो ये रहा इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन और जानकारी। अगर जानकारी इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। थैंक यू।